हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में, जहां हम पढ़ने वाले हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। इस टॉपिक के अंदर हमने ऑलरेडी दो फिजियोग्राफिक डिविजन्स यानी कि दो भौतिक प्रदेशों का जिक्र कर चुका था मध्य प्रदेश में, जिसमें पहला हमने पढ़ा था मालवा प्लेट्यू के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने पहला पढ़ा था अबाउट मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू। और दूसरा हमने देखा था सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू। तो पहला हमने देखा था मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है, विच इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। तो एक हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। दूसरा हमने जिक्र कर लिया था सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू के बारे में, यानी कि मध्य भारत के पठार के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक बार फिर से देख लेते हैं इन दोनों प्लेट्यूज की। देन वी विल स्टार्ट विद बुंदेलखंड प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश। तो हमने मालवा प्लेट्यू के अंतर्गत सबसे पहले क्या देखा था, मालवा प्लेट्यू दिखता कैसा है, इसको हम एक बार बना लेते हैं मैप से। तो ये जो हमारा पूरा एरिया है 28.62% ऑफ टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश किसमें कवर्ड है, मालवा प्लेट्यू में। ये पूरा किसका एरिया है, हमारा मालवा प्लेट्यू। ये एरिया है मालवा प्लेट्यू का। और इसमें हमने सबसे पहले देखा था कि इट इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। प्लस हमने यहां पर देखा था कि यहां का जो क्लाइमेट है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्लेट्यू के बारे में। सबसे पहले यहां का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, टेम्परेट क्लाइमेट, यानी कि यहां की जो जलवायु है वो कैसी है, समशीतोष्ण जलवायु। कैसी है, समशीतोष्ण। समशीतोष्ण जलवायु का मतलब होता है, टेम्परेट क्लाइमेट का मतलब होता है कि गर्मी में ना तो यहाँ अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में ना तो यहाँ अत्यधिक सर्दी पड़ती है ना, यानी कि मॉडरेट क्लाइमेट, मॉडरेटली हॉट समर्स एंड मॉडरेटली कोल्ड विंटर्स। तो ऐसे क्लाइमेट को कहते हैं समशीतोष्ण जलवायु। और मालवा के क्लाइमेट को चाइनीज ट्रेवलर, इफ यू ऑल रिमेंबर अबाउट फाहियान, फाहियान जो चंद्रगुप्त टू या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आने वाला चाइनीज यात्री था फाहियान, उन्होंने कहा था द क्लाइमेट ऑफ मालवा इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि जो मालवा की जलवायु है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। किसने कहा था, फाहियान ने। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कौन सी, फोको की, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, फोको की और हुइनसांग की सायू की। ये दोनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। तो हम पढ़ रहे थे बेसिकली क्या, मालवा प्लेट्यू। तो इसका क्लाइमेट कैसा है, समशीतोष्ण जलवायु। अब मालवा के ईस्ट में देखिए, मालवा के ईस्ट में, तो ईस्टर्न मालवा की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न मालवा में यहां पर जो रेनफॉल होती है वो होती है 75 से 125 सेंटीमीटर के आसपास। और इसके जो वेस्ट में रेनफॉल है वो होती है 25 से 75 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स। जब हम क्लाइमेट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब हम रेनफॉल को, क्लाइमेट को, सारी चीजों को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी आपको फिलहाल के लिए पता होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश में रेनफॉल पैटर्न है वो है साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, यानी कि रेनफॉल इन मध्य प्रदेश डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, यानी कि दक्षिणी और पूर्वी मध्य प्रदेश में रेनफॉल ज्यादा होती है, वहीं उत्तरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में रेनफॉल कैसी होती है, कंपैरेटिवली कम होती है। क्लियर है। नेक्स्ट हमने देखा था कि यहां पर जो सॉइल है वो कैसी सॉइल मिलती है, फर्टाइल ब्लैक सॉइल, यानी कि काली मृदा, फर्टाइल ब्लैक सॉइल मिलती है, जिसको अपन कॉटन सॉइल्स भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, जो कपास के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक, इसका पीएच कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर, यानी कि 7.5 से 8.6 के आसपास इसका पीएच है। और जो सारी चीजें हैं ब्लैक सॉइल से रिलेटेड वो हम जब सॉइल्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब उसको पढ़ेंगे। बेसिकली अभी के लिए याद रखना है कि मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में या मालवा के पठार में साधारण काली मृदा का विस्तार पाया जाता है।
मीडियम ब्लैक सॉइल का विस्तार पाया जाता है। आगे देखते हैं, कॉटन कैपिटल ऑफ स्टेट, कॉटन कैपिटल ऑफ स्टेट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, इंदौर इज नोन एज कॉटन कैपिटल। इसके अलावा मैनचेस्टर ऑफ मध्य प्रदेश इंदौर को कहते हैं, और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? कॉटन टेक्सटाइल मिल्स की वजह से अहमदाबाद को। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट, यहां पे कुछ पीक्स, मालवा प्लेट्यू की इंपॉर्टेंट पीक्स, और ये अति महत्वपूर्ण पीक्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन पीक्स को उनकी हाइट के और उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि उनकी हाइट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में आपको याद रखना है। 3 पीक बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर मैं लिखती हूं सिगार, जानापाव, और जानापाव हिल्स में याद रखना है ये वेस्टर्न विंध्यंस में सिचुएटेड है, जहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक, सिगार, जानापाव और धजरी, सिगार, जानापाव एंड धजरी, जिसमें सिगार की हाइट है 881 मीटर, जानापाव की हाइट है 854 मीटर और धजरी की हाइट है 810 मीटर। इन पीक्स को इनकी हाइट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको याद रखना है। ठीक है, सिगार, जानापाव और धजरी पीक, जिसमें हाईएस्ट पीक मालवा प्लेट्यू की है सिगार, सिगार की चोटी। तो इतनी चीजें बेसिकली आप शॉर्ट फॉर्म में चाहें तो आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, किसी भी ब्लैंक पेज पे आप ये मैप बना के मालवा प्लेट्यू के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको नोट कर सकते हैं। और बाकी इसके बारे में जो भी डिटेल है वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमने इसका बेसिक ओवरव्यू देख लिया कि हाँ भैया क्या है हाइट की इनकी इंपॉर्टेंट पीक्स, उसका एरिया कितना है 28.62% ऑफ टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, और इसी दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। कॉटन कैपिटल ऑफ स्टेट इंदौर, यहाँ पे ब्लैक सॉइल का विस्तार, यहाँ का क्लाइमेट समशीतोष्ण और ये लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो क्लियर है मालवा प्लेट्यू। अब एक हमने इसके अलावा पढ़ा था सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू। तो मालवा के उत्तर पश्चिम में कौन से प्लेट्यू का विस्तार मिलता है? सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू का। ये जो पूरा एरिया है, एक सेकेंड, ये जो पूरा एरिया है ये क्या है हमारा? सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, यानी कि मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू। और सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू के बारे में याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा पठार है। इट इज द 4th लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश, जिसका एरिया कितना है 10.68% ऑफ टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। इसकी बात हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में की थी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन है मालवा प्लेट्यू, दूसरा सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन है नर्मदा सोन घाटी, तीसरा सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन है सतपुड़ा मैकाल रेंज, जो कि कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 34,000 स्क्वायर किलोमीटर है ना, यानी कि 11% है टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश का। और चौथा सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन सा है? सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू विद द एरिया ऑफ 10.68%। अब अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मध्य भारत का पठार है उसकी ढाल या उसकी स्लोप किस ओर दिखाई देता है? तो इसका जो स्लोप है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। इसका जो स्लोप है ये हमें प्लेट्यू के सिचुएशन से भी दिखाई दे रहा है कि ये इस ओर जा रहा है ना। तो इसका जो ढाल है, इसकी जो स्लोप है वो कैसी है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट। फिर हमने देखा यहां पर सिचुएटेड है क्या? गोहद, भिंड, जहां पर मध्य प्रदेश में या फिर जो मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, जहां में औसत वर्षा 55 सेंटीमीटर होती है, लोवेस्ट रेनफॉल इन मध्य प्रदेश।
लोवेस्ट रेनफॉल इन मध्य प्रदेश। तो सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू एरिया 10.68%, इसका स्लोप नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ये याद रखिएगा। गोहद भिंड यहां पर सिचुएटेड है, भिंड या इस पठार में स्थित भिंड में सबसे कम वर्षा वाला स्थान गोहद सिचुएटेड है, जहां पर 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और बहुत महत्वपूर्ण, यहां पर एलुवियल सॉइल का विस्तार है, किसका? जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल, जो कि चंबल नदी के द्वारा डिपॉजिट की जाती है। चंबल नदी अपने आगे आने वाले टॉपिक में, इस फिजियोग्राफिक डिवीजन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रिवर्स ही होगा, जहां हम काफी डिटेल में सारी रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर किस सॉइल का विस्तार मिलता है? एलुवियल सॉइल का, जो किसके द्वारा डिपॉजिट की जाती है? चंबल नदी के द्वारा, चंबल रिवर। नेक्स्ट यहां पे एवरेज रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल हमने देखी है, यहां पर कितनी होती है? 25 से 55 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने देखा कि सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू को मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी यानी कि मस्टर्ड बोल ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है, मस्टर्ड बोल ऑफ मध्य प्रदेश। और शिवनी में, कहां पर? सॉरी, शिवनी में नहीं, मुरैना में, मुरैना में बिगेस्ट मस्टर्ड प्रोसेसिंग प्लांट सिचुएटेड है अंडर कोऑपरेटिव सेक्टर। मुरैना में क्या सिचुएटेड है? बिगेस्ट मस्टर्ड प्रोसेसिंग प्लांट अंडर कोऑपरेटिव सेक्टर इन मध्य प्रदेश। वो कहां पर सिचुएटेड है? मुरैना में। और इसे मस्टर्ड बोल ऑफ मध्य प्रदेश भी कहते हैं। यहां पर टूरिस्ट अट्रैक्शन के यानी पर्यटन के नजरिए से अपन देखें तो कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण स्थल है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर जो शैव धर्म की पूजा के लिए या शैव पूजा के लिए फेमस है, और जो वर्तमान संसद भवन का प्रेरणा स्रोत या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा है। और ये कच्छप घाट शासकों के द्वारा बनाया गया है, ये याद रखना है। कच्छप घाट डायनेस्टी हम पढ़ते हैं, जब हमने हिस्ट्री पढ़ा तब हमने उस डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था कि इस डायनेस्टी के राजाओं ने क्या बनवाया था मुरैना में? 64 योगिनी मंदिर। इसके अलावा यहाँ पर गोहद का किला है, ग्वालियर का किला है, सबलगढ़ जो मुरैना में है वहां पर किला है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा गुरुद्वारा? दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा ग्वालियर में स्थित है, वो भी इसी पठार के अंतर्गत शामिल है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। फिर यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु यहां पर देखने को मिलती है। महाद्वीपीय जलवायु यहां पर देखने को मिलती है। अब ये कैसी जलवायु होती है कि यहां पर गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में अत्यधिक सर्दी देखने को मिलती है। इजी लैंग्वेज में बोलें तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम है। जैसे हमने वहां पर क्लाइमेट पढ़ा था मॉडरेट मालवा प्लेट्यू में, वैसे इस जो हमारा सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू है वहां पर हमें कैसे देखने को मिलता है क्लाइमेट? एक्सट्रीम क्लाइमेट, जहां पर गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और ठंडियों में अत्यधिक ठंडी पड़ती है। नेक्स्ट हमको याद रखना है, यहां पर बेसिकली ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसमें क्या क्या शामिल होगा? हर्रा, कीकर, बबूल, पलाश जैसा जो वेजिटेशन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा जो है वो बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ पर कैसा क्लाइमेट देखने को मिलता है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ऐसे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल कम होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान यहाँ पर सिचुएटेड है। यहाँ पर रेनफॉल कैसी होती है? सबसे कम। और बेसिकली यहां पर या इसी पठार के अंतर्गत सहरिया ट्राइब का म्यूजियम, सहरिया ट्राइब, बेसिकली इस पठार में सहरिया ट्राइब रिसाइड करती है और हमें सहरिया ट्राइब का म्यूजियम देखने को मिलता है शिवपुर में। शिवपुर में सहरिया जनजाति का संग्रहालय देखने को मिलता है। तो इतनी चीजें आपको सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू के बारे में याद रखनी है। इसका स्लोप, सबसे कम रेनफॉल वाला स्थान
एलुवियल सॉइल मिलती है जो चंबल नदी के डिपोजिशन की वजह से फॉर्म होती है। एलुवियल सॉइल दो प्रकार की होती है, एक तो होती है बांगर और दूसरी होती है खादर, जिसमें जो बांगर है वो हम ओल्डर एलुवियम को कहते हैं और खादर जो है उसे हम न्यू एलुवियम कहते हैं, जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है क्योंकि ये रिवर के द्वारा हर साल डिपॉजिट की जाती है, ठीक, इसलिए इसको न्यू एलुवियम भी कहा जाता है। फिर है एवरेज रेनफॉल, तो 25 से 55 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इसे मस्टर्ड बोल ऑफ मध्य प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ का क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल टाइप है, यहाँ पर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं और सहरिया टाइप का म्यूजियम देखने को मिलता है। क्लियर है इतनी चीजें? तो पहला हो गया हमारा मालवा प्लेट्यू, दूसरा हमने पढ़ लिया सेंट्रल इंडियन, अब हमें स्टार्ट करना है बुंदेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड प्लेट्यू इस तरीके से ही हम बुंदेलखंड प्लेट्यू को भी पढ़ लेते हैं ना, मैप बनाकर। तो ये जो पूरा प्लेट्यू है या ये जो पूरा रीजन है, ये है बुंदेलखंड का पठार, ये बुंदेलखंड प्लेट्यू, जिसका कुल एरिया है 7.7%, यानी कि ये मध्य प्रदेश के कुल एरिया का 7.7% है। 31955 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, 31,955 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश और एरिया वाइज 7.7%। तो बुंदेलखंड प्लेट्यू में हमें याद रखना है कि इसके दक्षिण में, पहले तो कुछ चीजें देख लेते हैं कि इस पठार के दक्षिण में ये बुंदेलखंड है, तो इसके दक्षिण में क्या सिचुएटेड है? इसके दक्षिण में है विंध्याचल माउंटेन्स, विंध्याचल माउंटेन्स। इसके नॉर्थ में सिचुएटेड है यमुना रिवर, इसके वेस्ट में सिचुएटेड है सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, एंड देन इसके ईस्ट में क्या सिचुएटेड है? तो इसके पूर्व में रीवा पन्ना का पठार स्थित है, रीवा पन्ना प्लेट्यू। इसका भी जो स्लोप है, बुंदेलखंड प्लेट्यू का भी जो स्लोप है वो भी कैसा है? इसकी भी जो ढाल है वो उत्तर पूर्व की ओर है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की ओर है। यहां पर बेसिकली जो रेनफॉल है बुंदेलखंड पठार में, जो रेनफॉल है वो किस वजह से होती है? बे साउथ वेस्ट मॉनसून की बे ऑफ बंगाल शाखा की वजह से, है ना। यहां पर जो रेनफॉल है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होती है। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की बंगाल की खाड़ी शाखा की वजह से मध्य प्रदेश के ईस्ट में रेनफॉल होती है और वेस्ट में अरब सागर शाखा यानी कि अरेबियन सी ब्रांच की वजह से रेनफॉल होती है। तो बेसिकली जो बुंदेलखंड प्लेट्यू है उसका एरिया 7.7%, इसकी भी जो ढाल है वो नॉर्थ ईस्ट की ओर है, इसका भी जो स्लोप है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है और यहां पर जो रेनफॉल है वो बे ऑफ बंगाल शाखा की वजह से होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि यहां का भी जो क्लाइमेट है वो कैसा है? यहां का जो क्लाइमेट है कैसा है? वो क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल टाइप। मध्य प्रदेश में दो फिजियोग्राफिक डिवीजन है जहां हमें एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है, एक है प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड और एक है प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, जिसे हमने क्लासिफाई किया था नदन प्लेन्स में, कि नदन प्लेन्स जिसके अंतर्गत ये दोनों पठार शामिल हैं, एक तो मध्य भारत का पठार और एक तो बुंदेलखंड का पठार, जहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है, यानी कि गर्मी में अत्यधिक गर्मी देखने को मिलती है और सर्दियों में अत्यधिक ठंड देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर जो सॉइल है वो कौन सी है? मिक्स्ड सॉइल।
जो कि कोर्स ग्रेन यानी कि मोटे अनाज के उत्पादन में सहायक है। मोटा अनाज जिसे हम, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, ये सब जिसे हम सुपर फूड्स भी कहते हैं या श्री अन्न भी कहते हैं। एक योजना है श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। हमने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी सेलिब्रेट किया, और मिलेट्स को क्या बोलते हैं? सुपर फूड्स बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत बुंदेलखंड पठार में मिक्स्ड सॉइल मिलती है। उसके साथ साथ ये पठार किससे निर्मित है? तो ग्रेनाइट रॉक्स ऑफ आर्कियन एज। इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स ऑफ आर्कियन एज। इसको मैं इरेज करती हूं और फिर हम आगे देखते हैं। यहां की हाईएस्ट पीक, हमने अभी किसकी हाईएस्ट पीक पढ़ी थी? मालवा के पठार की, जो क्या थी? सिगार। उसी तरीके से बुंदेलखंड पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं, या वो है सिद्ध बाबा की चोटी। सिद्ध बाबा पीक, ये हाईएस्ट पीक है बुंदेलखंड की। 1120 मीटर्स हाइट है इसकी। कितनी? सॉरी 1178 मीटर्स, 1178 मीटर इसकी हाइट है। हाईएस्ट पीक है सिद्ध बाबा, हाईएस्ट पीक। यहां पर रेनफॉल, तो रेनफॉल यहां पे 50 से 100 सेंटीमीटर, यानी कि यहां भी ज्यादा रेनफॉल नहीं होती, एवरेज रेनफॉल देखने को मिलती है। और बेतवा नदी को, कौन सी नदी को? बेतवा रिवर। तो बेतवा रिवर को बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, लाइफलाइन ऑफ बुंदेलखंड। उसके बाद यहां पे भी टूरिस्ट अट्रैक्शन के, जैसे बेतवा नदी के किनारे हम देखते हैं तो 4 इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस यहां पे सिचुएटेड है। भोजपुर, सांची, ओरछा और चंदेरी, ये चारों जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये बेतवा नदी के तट पर स्थित हैं। तो यहां पर बेसिकली बुंदेलखंड में और क्या है टूरिस्ट अट्रैक्शन का प्लेस? एक तो है ओरछा, जहां पर कई सारे मंदिर हमको देखने को मिलते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राम राजा मंदिर। उसके अलावा पीताम्बरा शक्तिपीठ है दतिया में, ओरछा का दुर्ग है, खजुराहो के मंदिर है, सतखंडा महल है, ये सारी चीजें हैं। जहांगीर महल है, जो किसने बनवाया था? हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, इसे बनाया था वीर सिंह देव बुंदेला ने, जहांगीर के सम्मान में, है ना। तो इतनी चीजें आपको बुंदेलखंड पठार के बारे में पता होनी चाहिए। पहला तो क्या कि ये मध्य प्रदेश के टोटल एरिया का 7.7% है, जिसका स्लोप नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। फिर यहाँ का क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल टाइप है, यहाँ पर मिक्स्ड सॉइल पाई जाती है जो कि कोर्स ग्रेन के प्रोडक्शन में सहायक होती है। नेक्स्ट, ये किससे निर्मित है? तो आर्कियन एज में जो ग्रेनाइट रॉक्स, तो ये ग्रेनाइट के पत्थरों से निर्मित है। उसके बाद यहाँ की हाईएस्ट पीक है सिद्ध बाबा, रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। और नेक्स्ट यहाँ पे रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून की बे ऑफ बंगाल शाखा के कारण। फिर बेतवा नदी को लाइफलाइन ऑफ बुंदेलखंड कहा जाता है। बेतवा नदी के बारे में भी हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसे लाइफलाइन ऑफ बुंदेलखंड प्लस इसे गंगा ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है पॉल्यूशन के आधार पर। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको बुंदेलखंड पठार में याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पठार है रीवा पन्ना प्लेट्यू। रीवा पन्ना प्लेट्यू यानी कि रीवा पन्ना का पठार। और रीवा पन्ना प्लेट्यू में हम देखते हैं कि इसका जो टोटल एरिया है, इसका जो टोटल एरिया है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसे विंध्यन,
प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है, या विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये विंध्यंस में सिचुएटेड है। अब विंध्यंस के अंतर्गत भी हमने 3 चोटियां पढ़ी थी या आगे पढ़ेंगे, जिसमें सेंट्रल विंध्यन को क्या बोलते हैं? भांडेर, ईस्टर्न विंध्यन को बोलते हैं कैमूर, और वेस्टर्न विंध्यंस को बोलते हैं विंध्यंस। ये तो सेंट्रल विंध्यन को क्या बोलते हैं? भांडेर। वेस्टर्न विंध्यंस को विंध्याचल माउंटेन्स, जिसमें जनापाव की चोटी या जनापाव पीक सिचुएटेड है, जहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। वहीं ईस्टर्न विंध्यंस में क्या है? कैमूर। ठीक है, तो उसके बारे में हम कुछ चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले इसे विंध्यन माउंटेन भी कहते हैं, सॉरी विंध्यन प्लेट्यू कहते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के कुल एरिया का ये टोटल कितने प्रतिशत है? 10.37%। प्लस इसके नॉर्थ में रीवा पन्ना प्लेट्यू ये रहा। तो ये जो बेसिकली हमारा प्लेट्यू है ये है रीवा पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 10.37% है। तो बाउंडेड इसके नॉर्थ में क्या सिचुएटेड है? इसके नॉर्थ में सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश, बाउंडेड बाय उत्तर प्रदेश इन नॉर्थ। नर्मदा सोन वैली, नर्मदा सोन वैली इन साउथ एंड मालवा प्लेट्यू इन वेस्ट, मालवा प्लेट्यू इन वेस्ट, मालवा प्लेट्यू इन वेस्ट। और इसके दक्षिण पूर्व में क्या सिचुएटेड है? साउथ ईस्ट में बघेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू इन इट्स साउथ ईस्ट। इसके साउथ ईस्ट में यहां पर क्या सिचुएटेड है? बघेलखंड प्लेट्यू सिचुएटेड है। तो याद रखना है रीवा पन्ना प्लेट्यू विच ऑल्सो नोन एज विंध्यन प्लेट्यू, इसका टोटल एरिया मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.37% है। इट इज बाउंडेड बाय उत्तर प्रदेश इन नॉर्थ, नर्मदा सोन वैली इन साउथ, मालवा प्लेट्यू इन वेस्ट एंड बघेलखंड प्लेट्यू इन साउथ ईस्ट में। फिर नेक्स्ट यहां का क्लाइमेट। तो यहां का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? रीवा पन्ना प्लेट्यू का क्लाइमेट, यहां का भी क्लाइमेट हमें महाद्वीपीय प्रकार यानी कि कॉन्टिनेंटल ही देखने को मिलता है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। नेक्स्ट है यहां पर रेनफॉल। तो यहां पर जो वर्षा है वो 75 से 125 सेंटीमीटर देखने को मिलती है, 75 to 125 सेंटीमीटर यहां पर रेनफॉल देखने को मिलती है। और मेजर मिनरल्स, सबसे पहले तो मेजर रिवर्स, मेजर रिवर्स। तो बुंदेलखंड के पठार में हमने कौन सी महत्वपूर्ण नदी देखी थी जिसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है? बेतवा। इसके अलावा बेतवा की कुछ ट्रिब्यूटरी नदी भी थी, जैसे कि धसान, जमानी, बीना, हलाली, और ये सारी जो रिवर्स हैं वो भी उसी पठार के अंतर्गत शामिल हैं। फिर नेक्स्ट है कुछ यहाँ की मेजर रिवर्स रीवा पन्ना पठार की। तो है यहाँ पे केन, सोन और टोन। ये जो तीनों नदियां हैं ये रीवा पन्ना पठार की प्रमुख नदियां हैं, केन, सोन और टोन, जिसमें से केन नदी का उद्गम होता है कहां से? कैमूर हिल्स, कटनी। वहीं सोन का जो उद्गम है वो भी कहां से होता है? अमरकंटक, अनूपपुर से। और टोन्स, इसका ओरिजिन होता है मैहर, टोन रिवर का ओरिजिन होता है मैहर से। तो रीवा पन्ना प्लेट्यू की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं केन, सोन और टोन। उसके बाद यहां के कुछ मेजर मिनरल्स जो यहां पर पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स, वो हैं डायमंड एंड लाइमस्टोन, डायमंड एंड लाइमस्टोन। तो डायमंड एंड लाइमस्टोन आर मेजरली फाउंड इन दिस रीजन, है ना। जैसे ये कहां पर, अब जो रीवा पन्ना पठार है वो विंध्याचल के ईस्टर्न यानी कि कैमूर में सिचुएटेड, या कैमूर में। तो कैमूर बेसिकली किसके लिए फेमस है?
कैमूर में सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, जिसके वजह से सीमेंट प्रोडक्शन ईस्टर्न मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा होता है, सीमेंट का प्रोडक्शन। तो रेनफॉल 75 से 125, मेजर मिनरल डायमंड एंड लाइमस्टोन। उसके बाद यहां पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल बहुटी या फिर बहुटी वाटरफॉल, जो कि मऊगंज में सिचुएटेड है। कौन सी नदी में? सेलार, जिसको ओदा नदी भी बोलते हैं। वहां पर क्या सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात, जो कि किस नदी पर है? सेलार या ओदा नदी पर। उसके बाद भंडेर और कैमूर इसी पठार में स्थित है, ये तो हमें पता है। और भंडेर श्रेणी में, जब भंडेर में सिचुएटेड है दमू, क्या सिचुएटेड है? भंडेर श्रेणी। अब भंडेर आपको पता है हम सेंट्रल विंध्यंस को कहते हैं, तो भंडेर में स्थित है दमो। दमो भी रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत स्थित है। तो भंडेर में स्थित दमो के संग्रामपुर में, दमो के संग्रामपुर में इस पठार की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ दिस प्लेट्यू, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी भंडेर में स्थित दमोह के संग्रामपुर में इस पठार की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसे क्या कहते हैं? सद्भावना चोटी या सद्भावना पीक, सद्भावना पीक, जिससे हम गुडविल पीक के नाम से भी जानते हैं या कलमूर पीक के नाम से भी जानते हैं। सद्भावना, गुडविल या कलमूर पीक के नाम से जानते हैं, जिसकी हाइट लिख लीजिएगा 752 मीटर्स। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है अबाउट गुडविल पीक, तो याद रखना है कि भंडेर में, या भंडेर और कैमूर इसी पठार में स्थित हैं, ठीक है। भंडेर यानी कि सेंट्रल विंध्यन, कैमूर यानी कि ईस्टर्न विंध्यन, वो इसी पठार में स्थित हैं। और भंडेर में स्थित है दमोह, भंडेर इस श्रेणी में स्थित है दमोह, और दमोह के संग्रामपुर में इस पठार की सबसे ऊंची चोटी, द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस प्लेट्यू या हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्यंस, ये विंध्यन की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे हम बोलते हैं सद्भावना पीक, ठीक है, सद्भावना चोटी, जिसकी हाइट है 752 मीटर्स। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहां पर भी टूरिस्ट अट्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है चित्रकूट, यहां पर शामिल है चित्रकूट। चित्रकूट के बाद मैहर का जो शारदा मंदिर है वो भी इसी पठार के अंतर्गत शामिल है। गोविंदगढ़ का किला, अजयगढ़ का किला, ये सारी चीजें जो हैं, भरहूत का स्तूप जो सतना में स्थित है, वो सारी चीजें इसी पठार के अंतर्गत सिचुएटेड कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है, जिसके अंतर्गत हमने ये सारे स्थलों के बारे में ऑलरेडी हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक में पढ़ लिया है। तो रीवा पन्ना प्लेट्यू में क्या याद रखना है कि इसे विंध्यन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। इसका ये मध्य प्रदेश के कुल एरिया का 10.37% है। इसके नॉर्थ में उत्तर प्रदेश, साउथ में नर्मदा सोन वैली, इसके वेस्ट में मालवा प्लेट्यू और साउथ ईस्ट में बघेलखंड प्लेट्यू स्थित है। यहाँ का क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल टाइप। उसके बाद मेजर मिनरल डायमंड एंड लाइमस्टोन, मेजर रिवर केन सोन टोन, रेनफॉल 75 से 125 सेंटीमीटर, और बहुटी जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो स्थित है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि भंडेर में स्थित दमोह के संग्रामपुर में इस पठार की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। क्या नाम है उस चोटी का? सद्भावना पीक। तो ये भी आपको याद रखना है। तो कौन कौन से दो पठार हमने पढ़ लिए? एक हमने देखा यहां पर बुंदेलखंड प्लेट्यू, एंड नेक्स्ट हमारा था रीवा पन्ना का पठार। अब अगला महत्वपूर्ण प्लेट्यू है नर्मदा सोन घाटी, या मध्य प्रदेश का अगला प्रमुख जो हमारा भू आकृतिक प्रदेश है वो कौन सा है? नर्मदा सोन वैली। तो उसके बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। नर्मदा सोन वैली,
ये जो एरिया है वो है नर्मदा सोन वैली, नर्मदा सोन वैली, जो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन है, सेकेंड बिगेस्ट। 26% ऑफ टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, 26%। और एरिया वाइज देखें तो 86,000 स्क्वायर किलोमीटर, 86,000 स्क्वायर किलोमीटर, या फिर 26% ऑफ टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। तब इसमें महत्वपूर्ण पढ़ेंगे कि ये इट इज बाउंडेड बाय, यानी कि इसके नॉर्थ में क्या सिचुएटेड है, तो इस पठार के नॉर्थ में या इस पठार के नॉर्थ ईस्ट में, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि इस पठार के नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना प्लेट्यू। सबसे पहले हमने देखा क्या, नर्मदा सोन वैली, जिसमें नर्मदा वैली इज मच मोर फर्टाइल देन सोन वैली, ठीक है। उसके बाद ये सेकेंड बिगेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है जो कि मध्य प्रदेश के कुल एरिया का 26% है। इट इज बाउंडेड बाय नॉर्थ ईस्ट, रीवा पन्ना प्लेट्यू, बाउंडेड बाय रीवा पन्ना प्लेट्यू इन नॉर्थ ईस्ट, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है इसके साउथ में क्या स्थित है, सतपुड़ा मैकाल रेंज, सतपुड़ा मैकाल रेंज। इसके ईस्ट में सिचुएटेड है बघेलखंड का पठार या बघेलखंड प्लेट्यू। इसके रीवा पन्ना पठार जो है वो इसके नॉर्थ ईस्ट में है, और इसके नॉर्थ वेस्ट में हम बोल सकते हैं क्या सिचुएटेड है, मालवा प्लेट्यू। या हम दोनों लिख सकते हैं कि इसके नॉर्थ में मालवा प्लेट्यू और रीवा पन्ना प्लेट्यू स्थित है। तो नर्मदा सोन वैली में याद रखना है, इट इज द सेकेंड बिगेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन एंड इट इज बाउंडेड बाय रीवा पन्ना प्लेट्यू एंड मालवा प्लेट्यू इन नॉर्थ, एंड साउथ में किससे, सतपुड़ा, या फिर इसके साउथ में क्या स्थित है, सतपुड़ा मैकाल रेंज, और इसके ईस्ट में स्थित है बघेलखंड प्लेट्यू जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा फिजियोग्राफिक डिवीजन है, 7% जिसका एरिया, और एरिया वाइज देखें तो 21,577 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर वो फैला हुआ है। तो नर्मदा सोन वैली के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले यहां पर रेनफॉल। तो नर्मदा सोन वैली, यहां पर रेनफॉल कितनी होती है, यहां पर रेनफॉल अबाउट 125 सेंटीमीटर, यहां की एवरेज रेनफॉल है 125 सेंटीमीटर। यहां का क्लाइमेट है मॉनसूनल टाइप, प्लस यहां पर डार्क ब्लैक सॉइल, यानी कि गहरी काली मिट्टी। काली मिट्टी के भी 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहली है डार्क ब्लैक सॉइल, फिर मीडियम ब्लैक सॉइल, फिर शैलो ब्लैक सॉइल, यानी गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी, जिसे डिवाइड किया गया है उसके थिकनेस के बेसिस पे। जैसे जो गहरी काली मिट्टी है उसकी थिकनेस कितनी होगी, 1 से 2 सेंटीमीटर, वहीं जो हमारी साधारण काली मिट्टी है उसकी होगी 15 सेंटीमीटर, जो गहरी काली मिट्टी उसकी 1 से 2 मीटर होगी, जो साधारण काली मिट्टी है उसकी 15 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होगी अप्रॉक्सीमेटली, और जो हमारी छिछली काली मिट्टी है उसकी जो थिकनेस है वो 15 सेंटीमीटर से कम होगी। तो ये थिकनेस के आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया, जिसमें से जो नर्मदा सोन वैली है वहां पर डार्क ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, और यहां पर जायद क्रॉप्स
का कल्टीवेशन या जायद क्रॉप्स जो है वो मुख्य रूप से अधिक पाई जाती हैं। अब जायद क्रॉप्स क्या होती है? जिनमें पानी अधिक होता है। मार्च अप्रैल में उनको बोया जाता है और जून जुलाई में उन्हें बेसिकली हार्वेस्ट कर लिया जाता है। जैसे कुकुम्बर हो गया, उसके बाद फिर वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ये सारी चीजें जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद यहां पर डेक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। कैसी? डेक्कन ट्रैप की। तो रॉक्स ऑफ डेक्कन ट्रैप, और उन्हीं डेक्कन ट्रैप की चट्टानों का अपर्दन हुआ तो फिर किसका निर्माण हुआ? ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ। तो बेसॉल्ट रॉक्स ऑफ डेक्कन ट्रैप। बेसाल्ट रॉक्स ऑफ डेक्कन ट्रैप। फिर इसके अंतर्गत शामिल कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं, जैसे कि अनूपपुर, जबलपुर, मंडला, मतलब जहां जहां से नर्मदा नदी गुजरती है, राइट फ्रॉम अनूपपुर, मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, देवास, सीहोर, रायसेन, बड़वानी, हरदा, अलीराजपुर, ये सारे। ठीक है, तो ये सारे जो जिले हैं वो किसके अंतर्गत शामिल हैं? नर्मदा सोन वैली के अंतर्गत। प्लस यहाँ पर मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। यहाँ पर रेनफॉल ठीक ठाक होती है, कम रेनफॉल नहीं होती, अच्छी रेनफॉल 125 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पर होती है। प्लस यहाँ पर जायद किस्म की जो फसलें हैं, जो जायद क्रॉप्स है वो अधिक पाई जाती हैं, और इन फसलों में पानी की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन के कुछ। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसको बेसिकली जो नर्मदा सोन वैली है, इसे मध्य प्रदेश में बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। किसको? नर्मदा सोन घाटी को। मध्य प्रदेश में कृषि की रीढ़ की हड्डी। तो मध्य प्रदेश के किस पठार को बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर इन मध्य प्रदेश कहा जाता है? वो है नर्मदा सोन वैली। क्यों? क्योंकि जो नर्मदा रिवर है वो मध्य प्रदेश की लाइफलाइन है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। ये एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए और कई सारे और पर्पस के लिए वाटर प्रोवाइड करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर की रीढ़ की हड्डी। तो यहाँ पर डार्क ब्लैक सॉइल तो मिलती ही है, साथ ही साथ कुछ मात्रा में एलुवियल सॉइल भी मिलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे चंबल नदी नॉर्थ हमारे सेंट्रल इंडिया वाले प्लेट्यू में डिपॉजिट करती है, नदर्न प्लेन्स में डिपॉजिट करती है, उसी तरीके से नर्मदा नदी यहाँ पर जो भी सॉइल लेके आती है अपने प्रवाह के दौरान, वो कुछ मात्रा में एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन भी यहाँ पर मिलता है, जो बेसिकली फर्टाइल होती है और वीट, मूंग यानी कि ग्राउंडनट, कॉटन, इन सब के उत्पादन के लिए ये सहायक होती है। उसके अलावा डार्क ब्लैक सॉइल मिलती है, तो कॉटन, वीट, इन सब का क्या होता है? अच्छा प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। फिर कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन के प्लेस है, यानी कि कुछ पर्यटन स्थल यहाँ पे सिचुएटेड है, जिसके अंतर्गत ओमकारेश्वर खंडवा, फिर जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर। जबलपुर का जो 64 योगिनी मंदिर है, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था कलचुरी शासक युवराज प्रथम ने या युवराज देव वन ने। युवराज देव वन ने क्या किसका निर्माण करवाया था? 64 योगिनी टेम्पल का। तो उसके अंदर और उसके साथ साथ भेड़ाघाट जो जबलपुर में सिचुएटेड है, उसके अलावा जो हनुवंतिया है जहां पर वाटर फेस्टिवल हर साल ऑर्गेनाइज होता है, तो वो सारी चीजें नर्मदा सोन वैली के अंतर्गत स्थित हैं। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है इसमें। तो मुख्य रूप से कौन सी फसलें पाई जाती हैं? जायद क्रॉप्स। मेजर जो सॉइल है वो कौन सी है? यहाँ पर डेक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं और यहाँ पे गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, प्लस यहाँ पे कुछ मात्रा में एलुवियल सॉइल भी मिलती है। ठीक है, जो नर्मदा नदी के डिपॉजिट से फॉर्म होती है। और मध्य प्रदेश का सेकेंड बिगेस्ट क्या है? ये फिजियोग्राफिक डिवीजन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो इतनी चीजें नर्मदा सोन वैली के बारे में, इतने फैक्ट्स आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, और यही चीजों मतलब यही सारी चीजें हम अपने आंसर में लिख देंगे तो हमारा 7 और 10 मार्क्स का आंसर भी फॉर्म हो जाएगा, है ना। अक्सर एग्जाम में 7 मार्क्स में 2 पठार
जरूर पूछे जाते हैं। एक तो उनका फेवरेट है मालवा प्लेट्यू और दूसरा महत्वपूर्ण वो पूछते हैं अबाउट बुंदेलखंड प्लेट्यू। तो इन दोनों प्लेट्यूज के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 10 मार्क्स में कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें वो सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन पूछेंगे कि एक्सप्लेन द फिजियोग्राफिक या एक्सप्लेन मेजर फिजिकल रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो उसमें सभी पठार के बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीजें लिख देनी है। अब दो महत्वपूर्ण फिजियोग्राफिक डिवीजन और बचे। एक हमारा बचा सतपुड़ा मैकाल रेंज और एक बचा आखिरी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा फिजियोग्राफिक डिवीजन बघेलखंड प्लेट्यू। तो इन दोनों को हम और पढ़ लेते हैं इस लेक्चर में, फिर अपने अगले लेक्चर से हम रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश वाला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। चलिए तो देखते हैं सतपुड़ा मैकाल रेंज। सतपुड़ा सतपुड़ा मैकाल रेंज जो मध्य प्रदेश का सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट है, ये तो ये वाला जो हमारा पूरा एरिया है कौन सा, दिस वन, ये पूरा है सतपुड़ा मैकाल रेंज। तो सतपुड़ा मैकाल रेंज के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है कि इट इज द थर्ड लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। थर्ड लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि यह मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल एरिया का 11% यानी कि 34,000 स्क्वायर किलोमीटर है, 34,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब सतपुड़ा मैकाल रेंज की, सतपुड़ा मैकाल रेंज, इसकी जो उत्तरी सीमा है, इस पठार में मध्य प्रदेश की उत्तरी या दक्षिणी सीमा की बात नहीं कर रही, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा या मध्य प्रदेश की जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वो चंबल नदी निर्धारित करती है और जो साउदर्न है वो ताप्ती नदी निर्धारित करती है। यहां पर हम बोल रहे हैं कि सतपुड़ा मैकाल रेंज की जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, जो क्या है, उत्तरी सीमा, वो कौन सी नदी निर्धारित करती है सतपुड़ा मैकाल रेंज की, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, क्योंकि इसके नॉर्थ में क्या सिचुएटेड है, सतपुड़ा मैकाल रेंज के नॉर्थ में नर्मदा सोन वैली। तो इसकी उत्तरी सीमा नर्मदा नदी निर्धारित करती है और इसकी जो दक्षिणी सीमा है, दक्षिणी सीमा, वो निर्धारित करती है ताप्ती नदी। एंड दिस सतपुड़ा मैकाल रेंज एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन नर्मदा एंड गोदावरी रिवर सिस्टम, यानी कि ये जो हमारा सतपुड़ा मैकाल रेंज है वो जल विभाजक का काम करती है, वाटर डिवाइड का काम करती है नर्मदा और गोदावरी रिवर के बीच में। एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन एंड गोदावरी। जैसे वाटर डिवाइड क्या होता है, ये इस तरीके से माउंटेन है जिसमें इसके नॉर्थ में कौन सी नदी है, नर्मदा, और इसके साउथ में है ताप्ती नदी। जैसे हमने कैमूर का पठार देखा था कि जो कैमूर श्रेणी है वो किसके किसके बीच में जल विभाजक का काम करती है, यमुना और सोन नदी के बीच में। यमुना नॉर्थ में है और सोन साउथ में है। उसी तरीके से जो सतपुड़ा माउंटेन है वो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच जल विभाजक का काम करती है। फिर हमने डार्क ब्लैक सॉइल देखी कि वो नर्मदा सोन घाटी में मिलती है, मीडियम ब्लैक सॉइल देखी जो बेसिकली मालवा पठार पे मिलती है, और जो छिछली काली मिट्टी यानी कि जो श्वेलो ब्लैक सॉइल है वो कहां पर मिलती है, सतपुड़ा मैकाल रेंज पे। श्वेलो ब्लैक सॉइल,
शैलो ब्लैक सॉइल जो बेसिकली मिलती है सतपुड़ा मैकाल रेंज पे। अब ये जो सतपुड़ा मैकाल रेंज है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें ईस्टर्न सतपुड़ा को बोलते हैं मैकाल रेंज, सेंट्रल सतपुड़ा को बोलते हैं महादेव श्रेणी और वेस्टर्न सतपुड़ा को बोलते हैं राजपीपला श्रेणी। देखते हैं, इनके बीच में 7 हिल्स सिचुएटेड है, 7 हिल्स राइट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखते हैं उन्हें वो हिल्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो मैं इसको इरेज कर देती हूं, आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। तो सतपुड़ा मैकाल रेंज की उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा। और दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश की भी जो उत्तरी सीमा है वो चंबल नदी निर्धारित करती है और दक्षिणी सीमा जो है वो ताप्ती नदी निर्धारित करती है। तो अभी मैं बात कर रही थी किसकी? सतपुड़ा मैकाल रेंज। तो सतपुड़ा मैकाल रेंज में ईस्टर्न सतपुड़ा को क्या बोला गया? ये 3 भाग में विभाजित कर लेते हैं सतपुड़ा को, जिसमें से वेस्टर्न सतपुड़ा, फिर सेंट्रल और ईस्टर्न सतपुड़ा। तो जो वेस्टर्न सतपुड़ा है उसको बोलते हैं राजपीपला श्रेणी, राजपीपला श्रेणी। सेंट्रल सतपुड़ा को बोलते हैं महादेव, जहां पर सिचुएटेड है पचमढ़ी और धूपगढ़। और ईस्टर्न सतपुड़ा को बोलते हैं मैकाल, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो राजपीपला श्रेणी, इसके अंतर्गत क्या शामिल है? राजपीपला श्रेणी जो है वो गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक फैली हुई है ना, यानी कि राइट फ्रॉम गुजरात से लेकर वेस्टर्न मध्य प्रदेश तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। उसके बाद इसके अंतर्गत असीरगढ़ हिल्स, बीजागढ़ हिल्स, चूलगिरी और बड़वानी हिल्स सिचुएटेड है। तो राजपीपला श्रेणी में क्या बेसिकली है? असीरगढ़ हिल्स, फिर अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चूलगिरी की पहाड़ियां जो हैं वो कहां पर सिचुएटेड हैं? तो वो आपको याद रखना है कि वो साउथ वेस्टर्न मध्य प्रदेश में यानी कि बड़वानी में स्थित हैं। चूलगिरी की पहाड़ी, चूलगिरी हिल, फिर बीजागढ़, फिर अखरानी हिल्स, जहां पर नर्मदा नदी मुकराता गॉर्ज बनाती है। अखरानी हिल्स पढ़ेंगे जब हम रिवर्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो असीरगढ़, चूलगिरी, बीजागढ़, अखरानी। अब असीरगढ़ हिल्स, इसलिए असीरगढ़ जो किला है, असीरगढ़ का जो किला है वो भी कहां पर सिचुएटेड है? यहीं पर, यानी कि राजपीपला श्रेणी में ही शामिल है। दूसरी है हमारी महादेव श्रेणी, और महादेव श्रेणी के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। कौन सी चोटी? धूपगढ़, जिसकी हाइट है 1350 मीटर। ये आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है क्या? धूपगढ़। ये सबसे मध्य प्रदेश की ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी हाइट कितनी है? 1350 मीटर। उसके अलावा महादेव श्रेणी में स्थित है पचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। 1999 में इसे मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। पचमढ़ी के बारे में हमने पढ़ा है कि यह मध्य प्रदेश का समर कैपिटल है। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे थे तब हमने कुछ नेचुरल रीजन्स देखे थे, जिसके अंतर्गत हमने पचमढ़ी, अमरकंटक, भेड़ाघाट और वो देखा था चित्रकूट। तो पचमढ़ी में हमने क्या देखा था कि इसे क्वीन ऑफ सतपुड़ा यानी सतपुड़ा की रानी और समर कैपिटल मध्य प्रदेश का था। पहले मध्य प्रदेश की समर कैपिटल थी। उसके अलावा पचमढ़ी में हमने क्या देखा था? धूपगढ़, चौरागढ़, उसके अलावा कई सारे जलप्रपात, रजत, अप्सरा, डचेस, बी फॉल है ना, जिसको जमुना जलप्रपात भी कहते हैं। तो इसको बी फॉल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर नहाने वाले लोगों को यहाँ का जो पानी है वो क्या है? चुभता है, इसलिए इसे बी फॉल्स भी कहा जाता है। कौन से फॉल्स को? जमुना फॉल्स को। तो ये सारी चीजें कहाँ सिचुएटेड, प्लस जटाशंकर और पांडव केव्स भी हैं। ठीक है, पांडव केव्स। तो ये सारी चीजें सिचुएटेड है कहाँ? पचमढ़ी में। पचमढ़ी के अलावा यहाँ पर धूपगढ़ तो सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है चौरागढ़। धूपगढ़, धूपगढ़ के बाद सबसे ऊंची चोटी है चौरागढ़। फिर नंदीगढ़, नंदीगढ़,
और कालीभीत हिल्स, जहां से कौन सी नदी निकलती है? तवा नदी। इसलिए बोल सकते हैं कि जो तवा नदी का उद्गम है वो भी महादेव श्रेणियों से ही होता है। कहां से होता है? महादेव श्रेणी से। जो तवा नदी का उद्गम है वो कहां से होता है? महादेव श्रेणी से होता है। तो सबसे पहले वेस्टर्न सतपुड़ा के सबसे पहले सतपुड़ा मैकाल रेंज, इसके अंतर्गत हमने देखा कि ये मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन, जो मध्य प्रदेश के टोटल एरिया का 11% है। ठीक है, यहां पर शैलो ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इसकी उत्तरी सीमा जो है वो नर्मदा नदी और दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी निर्धारित करती है। उसके साथ ये किसके किसके बीच में जल विभाजक का काम करता है? तो नर्मदा और ताप्ती के अलावा गोदावरी, इन दोनों नदियों के बीच जल विभाजक का काम करता है। फिर हमने देखा इसको 3 भागों में बांटा गया। वेस्टर्न सतपुड़ा को, मतलब इसके 3 भाग है, वेस्टर्न सतपुड़ा, सेंट्रल सतपुड़ा और ईस्टर्न सतपुड़ा, जिसमें वेस्टर्न को हम राजपीपला बोलते हैं, सेंट्रल को महादेव बोलते हैं, जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें सिचुएटेड हैं। अब है हमारे ईस्टर्न सतपुड़ा, जहां से मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा, सोन, जोहिला, ये जो जोहिला है वो सोन की ही ट्रिब्यूटरी है। आप सभी को याद हो, जोहिला नदी जो है वो सोन की ही ट्रिब्यूटरी है। और इस नदी के किनारे एक बहुत फेमस ज्वालेश्वर मंदिर सिचुएटेड है। इसी नदी पर संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई, जिसकी कैपेसिटी 1340 मेगावाट है, जिसकी जल की और बिजली दोनों की ही पूर्ति जोहिला नदी के माध्यम से और जोहिला कोयला क्षेत्र के माध्यम से होती है, जो चीजें हम आगे पढ़ेंगे। नर्मदा, सोन, जोहिला और टोन, ये चारों नदियां कहां से निकलती हैं? प्लस नर्मदा की कुछ सहायक नदियां भी हैं जो मैकाल श्रेणी से निकलती हैं। तो नर्मदा, सोन, जोहिला और टोन ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। प्लस मैकाल की सबसे ऊंची चोटी वो है कौन सी? अमरकंटक। अमरकंटक, जिसे पिलग्रिमेज किंगडम ऑफ टूरिस्ट कहा जाने वाला अमरकंटक। तो मैकाल, सबसे पहले तो सतपुड़ा की जो हाईएस्ट पीक है वो धूपगढ़ है, या ओवरऑल मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान क्या है? धूपगढ़। लेकिन जो मैकाल है, अब मैकाल का विस्तार कहां से कहां तक है? तो जैसे वेस्टर्न श्रेणी कौन सी है? वेस्टर्न श्रेणी है राजपीपला। इसका विस्तार वेस्ट में गुजरात से लेके ईस्ट में वेस्टर्न मध्य प्रदेश तक देखने को मिलता है, या साउथ वेस्टर्न मध्य प्रदेश। उसी तरीके से जो मैकाल श्रेणी है उसका विस्तार छत्तीसगढ़ से, मतलब मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक देखने को मिलता है। तो यहां पर से प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, सोन, जोहिला, टोन्स और अमरकंटक। यहाँ का अमरकंटक की जो पीक है वो सबसे हाईएस्ट पीक है यहाँ की। तो इतनी चीजें क्लियर हैं। अब जो 7 हिल्स की मैं बात कर रही थी, तो ईस्ट से वेस्ट के ऑर्डर में आप उनके नाम लिखिए। सेवन हिल्स। मैकाल, महादेव, तो 7 हिल्स के नाम हैं। सबसे पहले है मैकाल। ईस्टर्न सतपुड़ा ये आपको पता होगा। वेस्टर्न सतपुड़ा हमने देख लिया क्या? राजपीपला। तो ये 2 हो गई, जिसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो मैकाल, मैकाल के बाद याद रखना है महादेव, जो हम सेंट्रल सतपुड़ा कहते हैं। तो मैकाल, महादेव, फिर कालीभीत, जहां से तवा नदी का उद्गम होता है। मैकाल, महादेव, कालीभीत, फिर बीजागढ़, असीरगढ़, देन अखरानी और बड़वानी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8th।
बड़वानी। ये राजपीपला का विस्तार मेजरली गुजरात में मिलता है ना। तो इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश में कौन कौन सी 7 इंपॉर्टेंट हिल्स हैं? मैकाल, महादेव, कालीभीत, बीजागर, असीरगढ़, अखरानी और बड़वानी। किस ऑर्डर में? ईस्ट से वेस्ट। और वेस्ट से ईस्ट बोले तो बड़वानी, फिर अखरानी, असीरगढ़, बीजागढ़, कालीभीत, महादेव और मैकाल। तो ये इंपॉर्टेंट श्रेणियां हैं, ये इंपॉर्टेंट पीक्स है सतपुड़ा मैकाल रेंज में। तो इतनी चीजें आपको सतपुड़ा मैकाल रेंज के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसे किन 3 भागों में बांटा गया? तो वेस्टर्न सतपुड़ा जिसे राजपीपला श्रेणी कहते हैं, ईस्टर्न सतपुड़ा जिसे मैकाल श्रेणी कहते हैं और सेंट्रल सतपुड़ा जिसे महादेव श्रेणी कहते हैं। ये तीनों प्लस मध्य प्रदेश के एरिया का टोटल कितना, मध्य प्रदेश के एरिया का टोटल कितना एरिया सतपुड़ा मैकाल रेंज के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, इसके नॉर्थ में नर्मदा सोन वैली सिचुएटेड है, इसकी उत्तरी सीमा नर्मदा नदी और दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती है, जिसमें से जो ताप्ती नदी है उसका उद्गम क्या है? मुल्ताई बैतूल, ताप्ती कुंड मुल्ताई बैतूल में, ठीक है। फिर ताप्ती नदी सूरत के बे ऑफ खम्बत में अरब सागर में समाहित हो जाती है। तो कल हम पढ़ेंगे नदियों के बारे में अपने अगले लेक्चर में। आज का लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन और बचा है हमारा, फिर उसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक एंड हो जाएगा। पूर्व का पठार है ना, जिसको हम ईस्टर्न प्लेट्यू या बघेलखंड प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, तो उसको और देख लेते हैं, फिर आज के लेक्चर को एंड करते हैं। बघेलखंड प्लेट्यू, तो ये स्थित है बघेलखंड का पठार। तो ये जो बघेलखंड प्लेट्यू है मध्य प्रदेश का टोटल एरिया का कितने प्रतिशत है? 7%। स्मॉलेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज द स्मॉलेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। कौन सा प्लेट्यू? बघेलखंड प्लेट्यू। इसका टोटल एरिया मध्य प्रदेश के एरिया का 7% है एंड इट इज द स्मॉलेस्ट फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। यहां पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। अच्छा, उसमें एक चीज और याद रखना, सतपुड़ा मैकाल रेंज की जो एवरेज रेनफॉल है, जो औसतम वर्षा है, वो 125 से 140 सेंटीमीटर है। और यहाँ वहां पर यानी सतपुड़ा मैकाल रेंज में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी वो स्थित है, जहां पर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल के अप्रॉक्स रेनफॉल होती है। ठीक है, इतनी वर्षा वहां पर होती है। वहीं हम ईस्टर्न मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में ईस्ट में और साउथ में रेनफॉल कैसी होती है? ज्यादा। तो साउथ में हमने सतपुड़ा देख लिया, ईस्ट में देखते हैं बघेलखंड। तो बघेलखंड में भी जो रेनफॉल है वो कैसी है? अच्छी है। 75 से 150, 75 नहीं, रेनफॉल तो यहाँ पर ज्यादा ही होती है। रेनफॉल यहाँ पे 125 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पर रेनफॉल अच्छी है, इसलिए क्लाइमेट मॉनसूनल होता है, मॉनसूनल टाइप। यहाँ पर जो सॉइल है वो कैसी पाई जाती है? रेड येलो, रेड येलो सॉइल, जो कि चावल की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। राइस कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश का एनर्जी कैपिटल कहलाया जाने वाला जिला सिंगरौली। मध्य प्रदेश का एनर्जी कैपिटल सिंगरौली भी इसी पठार के अंतर्गत शामिल है। सिंगरौली में एक बहुत इंपॉर्टेंट ताप विद्युत केंद्र है, बहुत इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट है, आप सबने सुना होगा, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र या विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, जिसकी कुल कैपेसिटी 4760 मेगावाट है, जिसमें जल की पूर्ति होती है रिहंद नदी से। अब ये रिहंद नदी भी सोन नदी की ही सहायक नदी है और इसमें जो कोयले की पूर्ति होती है वो सिंगरौली बेल्ट से होती है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, सुहागपुर के बाद सिंगरौली।
अबाउट 2300 स्क्वायर किलोमीटर का, वहां से इसकी कोयले की पूर्ति होती है। एनटीपीसी के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है सिंगरौली में विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट। तो यहाँ पर अधिकतम जो रिवेन्यू है, मैक्सिमम जो रिवेन्यू है वो कोल प्रोडक्शन से ही जनरेट होता है या कोल के रिजर्व्स की वजह से। तो मैक्सिमम जो रिवेन्यू है वो किससे जनरेट होता है? कोल, यानी कि कोयले की वजह से। अब मध्य प्रदेश में कौन सा कोयला पाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, बिट्यूमिनस कोल, बिट्यूमिनस कोल जो कि सेकेंड हाईएस्ट क्वालिटी का कोल है आफ्टर एंथ्रासाइट। ठीक है, कार्बन कंटेंट के आधार पर इनकी क्वालिटी डिसाइड की जाती है। यहाँ पर सॉइल कौन सी मिलती है? रेड येलो सॉइल, जो कि प्रमुख जो है, प्रमुखता धान की खेती यानी कि चावल की खेती के लिए आवश्यक है। इसलिए ईस्टर्न मध्य प्रदेश जो है या जो बघेलखंड प्लेट्यू है वहां पर चावल की खेती अच्छी होती है। उसके बाद यहाँ के इंपॉर्टेंट जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उसमें शामिल क्या है? साल, सबसे इंपॉर्टेंट है साल, महुआ, जामुन, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर शामिल है। और इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे ईस्टर्न मध्य प्रदेश के, यानी कि सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, कटनी, ये सारे जिले इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसके वेस्ट में ये जो बघेलखंड प्लेट्यू हमने देखा, बघेलखंड प्लेट्यू के वेस्ट में, इसके वेस्ट में सिचुएटेड है नर्मदा सोन वैली, इसके ईस्ट में सिचुएटेड है छत्तीसगढ़ और इसके साउथ में सिचुएटेड है सतपुड़ा मैकाल रेंज। ये चीजें हैं जो आप याद रखेंगे बघेलखंड प्लेट्यू के बारे में। सबसे पहले क्या याद रखना है? मध्य प्रदेश के कुल एरिया का 7%, रेनफॉल यहाँ पे 125 से 150 सेंटीमीटर। यहाँ पर मॉनसूनल टाइप क्लाइमेट में पाया जाता है। यहाँ पर रेड येलो सॉइल, बेसिकली यहाँ पर रेड येलो सॉइल, लाल पीली मृदा का विस्तार मिलता है, जिसके बारे में जिसकी डिटेलिंग हम आगे वाले लेक्चर्स में जब हम सॉइल पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी, जो कि राइस कल्टीवेशन के लिए सहायक होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर सिंगरौली, जिसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, ऊर्जा राजधानी यानी कि एनर्जी कैपिटल कहा जाता है, वो स्थित है। यहाँ पर मैक्सिमम रेवेन्यू भी कोल से ही जनरेट होता है। उसके बाद बिट्यूमिनस टाइप का कोल यहाँ पर मिलता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बघेलखंड प्लेट्यू के बारे में जो आपको याद रखनी है। तो इतनी चीजें आपको मध्य प्रदेश के सारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स में याद रखना है, जिससे आपके प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों का ही काम हो जाएगा। आप इस तरीके से अपने आंसर को भी प्रेजेंट करेंगे मेंस में तो आपको मैक्सिमम मार्क्स ही मिलेंगे एग्जामिनर से। ठीक है, इसलिए इस तरीके से आप सारे प्लेट्यूज को पढ़िए, याद करिए। अब अपने अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिवर्स इन मध्य प्रदेश वाला टॉपिक, जहां मध्य प्रदेश की सभी नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।